दृश्य। काशी नरेश का राज दरबार। स्वयंवर सभा। उधर राजकुमारी शिवांगी के पिता काशी नरेश सोनभद्र ने राजकुमारी के विवाह हेतु एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की पहली चुनौती पार करने के बाद 3 वीर प्रतियोगी आगे आए। पहला, विलोचन बाहु, विदर्भराज बिनुवेंद्र सिंह का छोटा पुत्र, जिसे रानी वैष्णवी का पुत्र बताया गया। दूसरा, सुकमा, एक मुखौटा पहने रहस्यमयी योद्धा, जिसे खांडवराज भीष्मक का पुत्र बताकर प्रस्तुत किया गया, जबकि वह वास्तव में सुबाहु है, विदर्भराज का एक बड़ा पुत्र। तीसरा, कुमार, मानवेंद्र सिंह, मगधराज हर्षवर्धन का वीर पुत्र। तभी सभा में गुप्तचरों द्वारा काशी नरेश सोनभद्र को एक सूचना दी गई। महाराज, खांडवराज का पुत्र तो युद्ध में अपना हाथ गंवा चुका है, अतः यह मुखौटा धारण किए व्यक्ति झूठा है, वह खांडवराज का पुत्र नहीं हो सकता। यह सुनकर काशी नरेश ने उच्च स्वर में कहा, जो योद्धा छल पूर्वक किसी और की पहचान लेकर आया है, वह इस पवित्र प्रतियोगिता का भाग नहीं बन सकता। सुकमा को तुरंत प्रतियोगिता से वंचित किया जाए। सभा में खलबली मच गई। सुकमा को बाहर किया जाने लगा। तभी राजकुमारी शिवांगी सभा में उठ खड़ी हुई और निडर स्वर में बोली, यदि सच्चाई की बात है तो मैं भी एक सच्चाई उजागर करती हूं। मैं इस स्वयंवर से विदर्भराज पुत्र विलोचन बाहु को निष्कासित करने का आग्रह करती हूं। सभा स्तब्ध रह गई। काशी नरेश ने गंभीरता से उसकी बात मानी और आदेश दिया, विलोचन बाहु भी प्रतियोगिता से पृथक किया जाए। अब केवल एक ही प्रतियोगी शेष रह गया, कुमार मानवेंद्र सिंह। सभा में जयघोष गूंज उठा। राजकुमारी शिवांगी ने मंद मुस्कान के साथ मंच पर आकर कुमार मानवेंद्र सिंह के गले में जयमाला डाल दी। उधर रानी दुर्गा को अपने गुप्तचरों द्वारा जानकारी मिलती है कि उसके पुत्र सुबाहु को विलोचन बाहु ने जहर देकर मारा है, तो दुर्गा अपनी किस्मत को कोसते हुए विलाप कर रोने लगती है। इस सूचना को सुनते ही रानी वैष्णवी दुर्गा के पास आती है। इसी बीच रानी दुर्गा के गुप्तचर द्वारा सारा हाल रानी वैष्णवी को बतला दिया जाता है। उस समय रानी वैष्णवी सोच विचार करने लगती है कि अब मुझे अपने इस दुष्ट पुत्र विलोचन बाहु के साथ क्या करना चाहिए। इसी सोच विचार में रानी वैष्णवी चिंतित होकर गुमसुम रहने लगती है। उधर राजकुमारी शिवांगी ने रानी दुर्गा को एक गुप्त संदेश भिजवाया। राजमाता, मैं अब मगध राज में सकुशल पहुंच चुकी हूं। आपकी वह अमानत, जिसे आप भले ही भूल गई हो, मैंने अपनी माता रानी वैशाली के संरक्षण में सुरक्षित सौंप दिया है। यह संदेश पढ़ते ही रानी दुर्गा विचारों में डूब गईं। कौन सी अमानत? उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या वह अब भी सुबाहु के उस तीर को ही अमानत मान रही है, वही तीर जो उसने मुझसे गंगा तट पर एक निशानी के रूप में मांगा था? या फिर बात कुछ और है, कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसी वस्तु या संबंध जिसे शिवांगी नाम देकर भी प्रकट नहीं करना चाहती? उनके मन में अनेक प्रश्नों की तरंगें उठने लगीं, जिनका उत्तर समय ही दे सकता था। उधर विलोचन बाहु सोच रहा है कि मेरी मां वैष्णवी सुबाहु की मां दुर्गा की तरफदारी करते हुए कहीं मेरे ऊपर कोई कार्यवाही न करा दे, इसीलिए मुझे सुबाहु के साथ साथ इस दुर्गा मां का भी काम तमाम कर देना चाहिए। दृश्य। रानी वैष्णवी का महल आंतरिक कक्ष। राजा विनवेंद्र सिंह धीरे धीरे महल में प्रवेश करते हैं। रानी वैष्णवी चिंतित मुद्रा में उनका स्वागत करती हैं। कुछ देर चुप्पी के बाद रानी बोलती हैं। रानी वैष्णवी गंभीर स्वर में, महाराज, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है, लेकिन अब आपके पुत्र बिलोचन बाहु पर विश्वास करना कठिन हो चला है। वह केवल कपटी ही नहीं, एक हत्यारा भी है। उसी ने हमारे सुबाहु को मार गिराया, जो कि इस राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था। राजा विनवेंद्र सिंह स्तब्ध रह जाते हैं। वे कुछ देर मौन रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं। राजा विनवेंद्र सिंह गंभीर स्वर में, यह विषय अत्यंत संवेदनशील है रानी। बिना उचित विचार और प्रमाण के मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। मुझे दोनों रानियों से इस बारे में मंत्रणा करनी होगी। दृश्य परिवर्तन।
गुप्त सूचना कक्ष, रात्रि का समय। एक गुप्तचर विलोचन बाहु के पास छिपते छिपाते पहुंचता है और कान में कुछ कहता है। गुप्तचर धीमे स्वर में, कुमार, रानी बेंशनवी ने राजा को आपके विरुद्ध भड़का दिया है। राजा अब दोनों रानियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। निर्णय शीघ्र लिया जाएगा। यह सुनते ही विलोचन बाहु की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। वह तिलमिला उठता है और मेज पर घूंसा मारता है। विलोचन बाहु गुस्से से बुदबुदाते हुए, मुझे हटाने की साजिश रची जा रही है। मुझे ही अपराधी ठहराया जा रहा है। अब समय आ गया है। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चाहे जैसे भी हो। वह कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर आंखें बंद कर एक गहरा सांस लेता है और धीमे स्वर में अपने अगले कदम की योजना बनाने लगता है। अगले दिन विलोचन बाहु ने एक सेविका के माध्यम से रानी दुर्गा के भोजन में नशीला पदार्थ और विष मिलवा दिया। जैसे ही नशीला असर होने लगा, वह चुपचाप रानी के पास आया और धीमे स्वर में बोला, राजमाता दुर्गा, अब इस विदर्भ राज्य को आपकी कोई आवश्यकता नहीं। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने पुराने शत्रु खांडवराज के पास जाकर अपना प्रतिशोध पूरा करो। यह कहकर वह अवसर का लाभ उठाकर बेहोश रानी दुर्गा को गुप्त रूप से खांडवराज की सीमा में फेंक आता है, ताकि सभी यही समझें कि वह स्वयं वहां चली गई। उधर जब खांडवराज के सैनिकों ने रानी दुर्गा को उनकी सीमा में अचेत अवस्था में पड़ा देखा, तो वे उसे तुरंत अपने साथ उठा ले गए। उचित उपचार के बाद रानी दुर्गा धीरे धीरे स्वस्थ हो गईं। स्वस्थ होते ही अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से रानी दुर्गा ने अपना नाम बदल लिया और खांडवराज में गुप्त रूप से रहने लगीं। उधर राजकुमारी शिवांगी के मगध राज्य पहुंचने के कुछ समय बाद उसके एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है भुजबली। जैसे जैसे भुजबली बड़ा होता है, मगधराज हर्षवर्धन अपने पुत्र मानवेंद्र सिंह को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। उधर कुछ दिन बाद राजा मानवेंद्र सिंह असहनीय बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। काफी इलाज के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पाते। एक दिन रानी शिवांगी ने अपने पुत्र भुजबली से कहा, पुत्र, तेरे पिता का बहुत इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हो पाए। अब इन्हें किसी तांत्रिक को भी दिखाकर देख लेना चाहिए। सुना है हमारी सीमा तथा खांडव राज की सीमा पर एक तांत्रिक साधु अमावस्या व पूर्णिमा के दिन मरीजों को देखा करते हैं। क्यों ना हम तेरे पिताजी को वहां दिखाकर इलाज कराकर देख लें। अपनी मां की बात को सुनकर भुजबली अपने पिता मानवेंद्र सिंह को दिखाने के लिए मां शिवांगी को सहमति दे देता है। उधर विदर्भराज की रानी वैष्णवी को जब यह झात होता है कि विलोचन बाहु ने सुबाहु को मारने के बाद अब उसने रानी दुर्गा को भी जहर देकर मार दिया है, तो रानी वैष्णवी सोच में पड़ जाती है। उधर रानी दुर्गा खांडवराज पहुंचकर उस नकाबपोश व्यक्ति सुकमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है। वहां के लोग उसे बताते हैं कि वह एक अत्यंत बलशाली पुरुष है और ऐसा कहा जाता है कि वह राजा भीष्मक का दूसरा पुत्र है, किंतु इस संबंध में कोई विशेष या गहरी जानकारी किसी के पास नहीं। उधर विलोचन बाहु को उसके पिता राजा बिनवेंद्र सिंह ने दरबार में बुलवाया। दरबार में राजा के पास बैठी रानी वैष्णवी ने तीव्र स्वर में कहा, महाराज, यह विलोचन बाहु ही आपके पुत्र सुबाहु का हत्यारा है। इसे इसके पापों की कठोर सजा अवश्य मिलनी चाहिए। यह सुनकर दरबार का वातावरण भारी हो उठा। पिता पुत्र के बीच कटु वाक्य विनिमय शुरू हो गया और विलोचन बाहु की आंखों में क्रोध झलकने लगा। राजा बिनवेंद्र सिंह ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस दुष्ट को तुरंत बंदी बना लो। सेनापति के संकेत पर सैनिक विलोचन बाहु को पकड़ लेते हैं। तभी रानी वैष्णवी ने राजा की ओर देखते हुए एक और रहस्योद्घाटन किया। महाराज, यही नहीं, इसने आपकी दूसरी पत्नी राजमाता दुर्गा, जो सुबाहु की जननी थीं, उनका भी अंत किया है। इन खुलासों के बीच ही रानी वैष्णवी के पास राजकुमारी शिवांगी का एक पत्र आता है। उसमें लिखा होता है, राजमाता दुर्गा, यदि आपको मुझसे कोई सहानुभूति नहीं रही तो कृपया अपनी अमानत मुझसे वापस ले जाइए। पत्र पढ़ते ही रानी वैष्णवी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तभी अचानक
विलोचन बाहु सैनिकों के कब्जे से छूटकर अपने पिता राजा बिनवेंद्र सिंह पर हमला करता है, परंतु राजा बिनवेंद्र सिंह अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से उसका वार विफल कर देते हैं। उसी क्षण रानी वैष्णवी आवेश में आकर पास खड़े एक सैनिक की तलवार झपट लेती हैं और वह तलवार विलोचन बाहु के पेट के आर पार कर देती है। विलोचन बाहु वहीं धराशायी हो जाता है, उसका अंत हो चुका होता है। तत्पश्चात रानी वैष्णवी ने आंसुओं में डूबी करुण वाणी में विलाप करते हुए कहा, हे ईश्वर, मेरी कोख में ऐसा पापी पुत्र क्यों आया? इससे तो अच्छा होता कि मैं संतान ही रहती।